नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ में। आप देख रहे हैं आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको माइंस एक्ट या खनन एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपका भी इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 012061279370 012061279338। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की मुफ्त कानूनी सलाह भी आप हमसे ले सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर। रुक करते हैं आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी का। सर, माइंस एक्ट क्या है, ये थोड़ा सा विस्तार में बताएं दर्शकों को। मिस पांडे, माइंस एक्ट जी जिसको आपने खनन कानून बताया, जी वास्तव में ये 1952 में स्वतंत्रता के बाद तुरंत कब लागू होने वाले कुछ कानूनों में से एक है ये। जी और जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 1947 में हुआ था, वैसे ही ये 1952 में इस कानून को बनाया गया। इस कानून का उद्देश्य होता है कि जो वहां में काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी सुरक्षा का पूरा व्यवस्था की जाए और उनको किसी तरह का कोई परेशानी न उत्पन्न हो जाए। उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाए। वहां पर ये किया जाए कि जैसे महिलाओं के लिए एक नियम है कि महिलाएं जो है खान के अंदर नहीं जा सकती। जी बच्चे भी 18 साल से कम उम्र के हैं तो वो नहीं जा सकते। जी ये इस कानून की खास विशेषता है। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि अभी 2023 में ये जो खनन माइंस एक्ट है, इसको मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? ओएसएच के साथ, ओके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड। और ये जो इसमें जो है इसको मर्ज कर दिया गया। जी तो अब ये जो 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं, जी 4 लेबर कोड्स में से एक लेबर कोड के साथ माइंस एक्ट को भी शामिल कर लिया गया। हालांकि प्रावधान वही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके जानकारी के सुरक्षा के बारे में इस चीज का ध्यान रखा गया है इस ओएसएच एक्ट में भी, और माइंस एक्ट में भी इसी चीज को खास तौर पर रखा गया था। ठीक है सर। आपको ये भी एक चीज बता दें कि देखिए, जब पहले कई बार माइंस में लोगों में कोताही हो जाती थी कई कारण से, जो आज आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए हो रहे होंगे। हम लोग विश्वविद्यालय में ही पढ़ने जा रहे थे, तब की बात है जी जब चासनाला की दुर्घटना हुई थी बिहार में, और उसमें करीब करीब 150 से पौने 200 लोग डूब के मर गए थे क्योंकि पानी आ गया था उसमें। अब आप देखिए 15 मीटर नीचे कोयले की खदान में अगर पानी भर जाए तो क्या स्थिति होगी, वो बचने का कोई तरीका नहीं होगा। जी अभी ये 2-3 साल पहले की और घटना आप देखिएगा, एक टनल में उत्तरकाशी में हुआ था घटना कि उसमें 41 से 42 लोग जो है फंस गए थे। अब वो उनकी व्यापक व्यवस्था तो कर दी गई थी। इस नाते एक अच्छी तरह से हम लोगों को इस पर धन्यवाद देना होगा कि उन सारे मजदूरों को वहां से बचा लिया गया। तो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है उनके स्वास्थ्य पर, उनके बचाव पर, उनके संरक्षण पर इस कार्य को किया जाए, यही माइंस एक्ट का उद्देश्य है। ठीक है सर। और माइंस एक्ट के तहत आखिर किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? देखिए, माइंस एक्ट के तहत किन किन खनिजों को शामिल किया गया है। खनिज 2 तरह के होते हैं, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। जी यानी जैसे मेटेलिक में जैसे आ गया क्या, सोना और लोहा, ये सारी चीजें जो है मेटेलिक में आ गई। और नॉन मेटेलिक में आप देखिए जैसे तेल या कोयला, ये नॉन मेटेलिक चीजें होती है। इनके मतलब ये है कि दोनों को शामिल किया गया है कि जैसे कोई आदमी तेल के कुएं में काम कर रहा है जी तो उसके सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान होगा।
जैसे वो कोयले की खदान के साथ काम कर रहा है तो वहां भी उसका ध्यान रखना होगा। और मेटेलिक में जैसे कहीं पर देखिए 200 300 मीटर की गहराई में जी। जहाँ पर हीरा मिलता है या सोने के खदान मिलती है, वहां पर क्या करना होता है कि उसको और सुरक्षा ध्यान रखनी पड़ती है। इस नाते ये चीज को ध्यान में रखना होता है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह की खानों पर आपको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये दो तरह के खाने होती है, दोनों में ही रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, आपने सुरक्षा की बात की, तो अगर बात करें सुरक्षा मानकों की, तो क्या क्या सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं इस एक्ट में? ये सुरक्षा मानक तो यही निर्धारित किए गए हैं कि आदमी काम करता है तो सबसे जरूरी चीज है कि कौन लोग काम कर रहे हैं, उनके नियमित जांच होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी की किसी किडनी खराब है, किसी का श्वास रोग है, लंग्स में गड़बड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को आप माइंस के भीतर नहीं उतार सकते। इस नाते सबसे जरूरी चीज है कि उसकी समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए और उस जांच में वह अगर स्वस्थ पाया जाता है तभी उसको आप लगा सकते। अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो रही है, कई लोग देखिए आपको बताएं कि पहले तो ऐसा था, आज के 45-50 साल पहले जब हम लोग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हुआ करते थे तो बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के गांव की तरफ जाते थे, वो कोयला खदानों में काम करते थे। वहां से क्या करते थे, लौटते हुए वो टीबी के पेशेंट हो जाते थे। इस नाते इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि उनको किसी तरह की ऐसी बीमारी न लगने पाए जिससे उनका परिवार तबाह हो जाए और उनके परिवार के लोग परेशान हो। तो उस समय अच्छा, वो कम पढ़े लिखे होते हैं लोग जो उतरते हैं माइंस के भीतर जाने वाले काम करने वाले लोग हैं, वो उतनी पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं कि दूसरा काम कर सकें, तो इसलिए उनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी चिकित्सा की व्यवस्था करानी पड़ेगी कि जिससे उनको कोई परेशानी न उठानी पड़े। यही सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होता है। ठीक है, अभी बात की आपने स्वास्थ्य की, तो क्या स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को भी लेकर कुछ खास प्रावधान रखे गए हैं? अक्सर देखा गया है कि कई एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें माइनिंग वर्कर सफ़र कर जाते हैं, तो ऐसे में इन प्रावधानों को कैसे शामिल किया गया है? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि प्रावधानों को कैसे शामिल किया गया। जैसे आदमी उतर रहा है, उसके लिए माइंस के भीतर जा रहा है, तो शाफ्ट कैसे व्यवस्था की जाए, किस ढंग से उतरना होगा, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वहां पर उसके सांस लेने की व्यवस्था की जाए, उसके भोजन की व्यवस्था की जाए, उसके ऐसा है कि वो कभी इस ढंग की थकान न महसूस करने लगे कि जैसे उसको परेशानी हो रही है। तो वहां माइंस के भीतर अगर वो जा रहा है तो कई लोगों को क्या होता है, आपको बताएं कि क्लास्ट्रोफोबिया एक बीमारी होती है। जैसे वो भीतर चले गए तो उनको इतना दर्द, उनका इतना मन से व्याकुल हो जाते हैं कि वो जैसे घर उनको बाहर निकलने के। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं वो व्यक्ति किसी ऐसे सिम्टम से तो नहीं पीड़ित है, कहीं अगर ऐसे सिम्टम दिखाए जा रहे हैं तो उसको रोक दिया जाता है। उसमें ऐसा भी है कि वो आदमी जो भीतर गया है खान के भीतर, क्या वो विदस्टैंड कर सकता है इन सारी परेशानियों को कि नहीं कर सकता। अगर वो नहीं स्वस्थ है तो उसको वहां नहीं भेजा जाता है। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि आप उसके मेंटल चेकअप करिए, मेंटल फिजिकल दोनों तरह के चेकअप करिए, और वो चेकअप के दौरान अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम पाया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तभी आप उसको काम में, खनन के काम में उसको नीचे उतारिए, माइंस के भीतर उतारिए, तभी जाकर के वो ठीक पाएगा। वरना ऐसा हो जाएगा कि वह लेने के देने पड़ जाएंगे, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होगा, उसके परिवार का भी खराब होगा, और खनन उद्योग को भी आप सोचिए कि नुकसान होगा, सरकार को भी इस चीज का नुकसान होगा, पूरे देश विदेश में इसके लेकर के अपमान झेलना पड़ता है उद्योग को। ठीक है सर, ऐसा भी देखा गया है कई बार इलीगल माइनिंग्स भी होती हैं, तो माइंस एक्ट के तहत अपराधों के क्या खास प्रावधान रखे गए हैं या कुछ रखे गए हैं, तो उनमें से मुख्य क्या क्या है? जी देखिए, इलीगल माइनिंग एक जगह नहीं होती है। इलीगल माइनिंग तो इतनी, आप समझिए कि बेशक अभी तो स्थिति कम हो गई है क्योंकि बहुत नियंत्रण हो गया है, वरना पहले तो इलीगल माइनिंग से लोग
कई लीगल माइनर्स जो होते थे वो करोड़पति बन जाते थे। वो इस चीज का मानक का ध्यान ही नहीं रख पाते थे कि कैसे ढंग की व्यवस्था हमको करानी है, और उनको लाइसेंस भी नहीं मिला होता था। वो लाइसेंस मिलना नहीं होता था तो वो जैसे कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, हीरा निकाल रहे हैं, जवाहरात निकाल रहे हैं, वो निकाल करके वो बाजार में बेचते थे और उसका फायदा पूरा का पूरा वो ले लेते थे। अभी क्या स्थिति है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको लाइसेंस की फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको तमाम मानकों का पालन नहीं करना पड़ेगा। जाहिर है कि वो इलीगल है, अवैध है। इलीगल माइनिंग से आप देख लीजिए कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो माइनिंग में एक अंडरग्राउंड माइनिंग है, एक ओवरहेड माइनिंग है। ओवरहेड माइनिंग में भी ऐसे देखिए कि बालू के लोग सैंड स्टोन्स है, बालू लेकर के क्या करते हैं, वो नदियों के किनारे से बालू इकट्ठा करके और बेच देते हैं। तो जो रेट होता है उससे हो सकता है कम दाम पर बेचते हैं या हो सकता है उससे अधिक दाम पर बेचते हैं, लेकिन वो सारा का सारा मुनाफा उनके पास चला जाता है। इस नाते ये इलीगल माइनिंग होती है। इसीलिए सरकार ने माइंस एक्ट बनाया है कि माइंस एक्ट में आप इंस्पेक्टर नियुक्त करेंगे और जगह जगह वो हर माइंस पर इस चीज को देखेंगे कि कहाँ माइनिंग ठीक से हो रही है, कहाँ नहीं माइनिंग ठीक से हो रही है, कौन से लोग को लाइसेंस मिला है, कौन से लोगों को लाइसेंस नहीं मिला है, और जो लोग लाइसेंस नहीं मिले हैं उनकी तरफ से आप उनको प्रोसिक्यूट करिए। ठीक है सर, तो दंड के भी क्या प्रावधान रखे गए हैं इलीगल माइनिंग को लेकर के या माइनिंग में एक्ट में? जी, जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनके लिए दंड के क्या प्रावधान रखे गए हैं माइनिंग एक्ट में? हाँ, ये भी ठीक है। देखिए, इलीगल माइनिंग आपको इस चीज को तय करना पड़ता है कि इलीगल माइनिंग कितनी गंभीर है। जी। इसमें आपको सजा तो जेल तो होना ही है, पेनल्टी भी होती, पैसे भी देने पड़ते हैं, जुर्माना भी जिसको कहते हैं, वो जुर्माना भी देना पड़ता है। तो जुर्माना और सजा, जेल, दोनों तरह का प्रावधान इसमें रखा गया है जो इलीगल माइनिंग करते हैं। बहुत सारे आपने सुने होंगे कि जो ओवरहेड माइनिंग करते हैं, वो कोयला कहीं से आप बिहार में, झारखंड में चले जाइए, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अकूत पैसा इन्होंने कमा लिया है इलीगल माइनिंग के माध्यम से। ऐसे लोगों की अगर जांच की जाएगी तब जाकर के पता चलता है कि इन्होंने किस ढंग का घपला किया है। और उसमें ऐसा है कि अगर कोई इंस्पेक्टर उनकी रिपोर्ट, इसमें कई चीज में एक चीज बता दूं कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है। भ्रष्टाचार ये है कि इंस्पेक्टर लोग वो इलीगल माइनर्स से मिले होते हैं, वो जहां उनको कहते हैं ना, ये प्रेमचंद की एक कहानी है कि देखिए कि आप बेटा तुम कमाई तो करना लेकिन थोड़ा पुजापे पर ज्यादा ध्यान देना। पुजापे का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा कमाई होती है, लीगल कमाई होती है, इलीगल कमाई होती है। सैलरी तो उनको मिलती है, इलीगल कमाई वो करते हैं कि वहां से लेकर के इलीगल माइनर से पैसा लेकर के, घूस लेकर के और इस चीज का प्रभाव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें दोनों चीजें की बात है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसने इलीगल माइनिंग किया है तो उसको जेल भी हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए छोटा मोटा कहीं से एबरेशंस आ गए हैं छोटे मोटे, तो उसमें आपको पेनल्टी या जुर्माना दे करके छुट्टी दी। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी, और आज हम बात कर रहे हैं माइंस एक्ट के बारे में। सर, माइंस एक्ट के तहत खदान मालिकों की आखिर क्या जिम्मेदारी होती? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दुर्घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, तो ऐसे में गैर जिम्मेदारियां भी देखी गई हैं, तो उनकी क्या मुख्य जिम्मेदारियां हैं वर्कर्स की तरफ? देखिए, आपने ये बात 100% की उठाई है, क्योंकि क्यों कारण है, जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से वही खदान मालिकों की है जी। जो माइंस एक्ट में लोग आते हैं, जो माइंस के मालिक होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस चीज को। ये नेशनलाइजेशन तो बाद में हुआ ना, अभी तो पहले तो प्राइवेटाइजेशन ही था, प्राइवेटाइजेशन के बाद नेशनलाइजेशन में हुआ, तो ये बहुत दिनों बाद हुआ। तो अब वो उसमें क्या होता है कि इनकी जिम्मेदारी अगर न रखी जाए तो क्या होगा स्थिति, ये कोई चीज मुनाफा कमाने के चक्कर में ये मजदूरों के, खनकों के पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अनाप शनाप का कहीं भी इकट्ठा करके कोई उसका ये भी नहीं, मानक भी नहीं तय कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में रखा गया है कि आप अगर मान लीजिए खदान के मालिक हैं तो आपको इन चीजों को, आपको ये सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा।
आपको ये देखना पड़ेगा कि मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं है। मजदूर में उसके यहाँ कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो जिन महिलाओं को काम करने के लिए नहीं रखा गया होता है, इनको भी कह देते हैं कि तुम जाओ और इसमें उतार रहे हो। और क्या, जब उनको पकड़े जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमने इनको इसलिए किया था कि ऊपर से ये ढुलाई करने के लिए काम में आ जाए। अब बच्चे भी 15 साल के 16 साल के बच्चे भी कर देते हैं और उनको भेज देते। हालांकि आपको बताओ, जो एक्ट है उसमें 14 साल से कम बच्चे का कहीं पर भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन माइंस में, खदानों में यह है कि 18 साल से कम किसी भी पुरुष बच्चे को भी आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान रखता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको देखें कि क्या उसमें महिलाएं तो नहीं आ रही हैं। आप ये देखें कि क्या बच्चे भी तो 18 साल से कम के उसमें नहीं तो एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान में सुनिश्चित कराएं कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से मानसिक और स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं और इस काम को करने के लिए तैयार है कि नहीं। और ये आप ये भी देखिए कि आपको वहां पर पूरी तरह से वेंटिलेशन की व्यवस्था आपने किया है कि नहीं माइंस के अंदर। अगर माइंस के अंदर आपने सही ढंग से व्यवस्था नहीं की है वेंटिलेशन की, तो आपको उनको कोई रखने का अधिकार वहां पर नहीं है। उसको मैं माइंस का नहीं करा। आपको इस चीज को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कैसे होती है माइंस के भीतर। किन परिस्थितियों में अगर मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करना। और ये देखना होगा कि आप वहां पर डायनामाइट का उपयोग कर रहे हैं जो तोड़ने के लिए, तो किस ढंग की डायनामाइट की जा रही है, उसका पूरी तरह से परीक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर वहां पर मान लीजिए कच्चे कोयले की खदान है या कच्चे ऐसी चीजें हैं कि जिसमें दीवार के गिर जाने की संभावना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम पूरी तरह से शाफ्ट को लगा के रखें जिससे कि वह जमीन धसकने न पाए और वो धसकने से अगर किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस चीज को सुनिश्चित कराइए कि ऐसा पूरी तरह से समुचित व्यवस्था की गई है। ये चीजों का ध्यान माइनर्स को रखना पड़ता है, यानी सरकार की तरफ से इस चीज को सुनिश्चित कराना पड़ता है। ठीक है सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो इवेंचुअली वर्कर्स की जान खतरे में आ जाती है। तो ऐसे में माइंस एक्ट में वर्कर्स के राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वर्कर्स को? देखिए, माइंस एक्ट में तो सबसे ज्यादा ये चीज है कि सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? खतरा वर्कर्स को होता है। जो माइंस के भीतर गया है सबसे ज्यादा उसको खतरा होता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे। पहले तो यूनियंस होती थी, आजकल तो यूनियंस भी नहीं रह गई हैं। पहले यूनियंस होती थी जो इस चीज को सुनिश्चित कराती हैं कि जो भी मजदूर वहां पर काम कर रहा है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है तो माइंस एक्ट के तहत उन मालिकों के खिलाफ एक्शन ले सकते थे और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते थे। अभी की स्थिति है कि अगर माइंस एक्ट में कोई मजदूर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो सबसे उसकी चिकित्सा व्यवस्था ये उस एक्ट में प्रोवाइडेड है कि आप उनको दीजिए। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई मजदूर जो है वहां पर काम करते हुए उसका निधन हो जाता है तो पूरी तरह से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और कंपनसेशन की व्यवस्था उस एक्ट में, अब तो नए ओएसएच एक्ट में ये पूरी तरह से आ चुकी है कि वो पूरी तरह से कंपनसेशन उसको दिया जाएगा जिससे उसके परिवार के लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। पहले भी ये व्यवस्था थी लेकिन उतना ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती थी। अब उसको ठीक ढंग से लागू कराने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो सबसे पहला मजदूर का अधिकार है कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और वो अपने स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से मदद ले सकता है और उसकी पूरी गारंटी ले सकता है मालिक से। चिकित्सा की व्यवस्था के लिए वहां पर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और डॉक्टर भी कोई लापरवाह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर 24 घंटा भी उनकी निगरानी होनी चाहिए और उसके खाने पीने की स्वस्थ व्यवस्था होनी चाहिए। कब वो उतरता है, कितने दिन की छुट्टी होती है, इन सारी चीजों को सुनिश्चित कराने के लिए ही माइंस एक्ट में प्रावधान रखा गया है। ठीक है सर, तो माइंस एक्ट में अगर प्रावधानों या मानकों का पालन ना किया जाए और ऐसे में किसी मजदूर की कोई अपील हो, कोई ग्रीवांस हो, तो उसके लिए वो किसके पास जा सकता है, किससे अपील कर सकता है? देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, किससे अपील? तो देखिए हर माइंस में एक इंस्पेक्टर होता है।
इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट देता है, वो चीफ इंस्पेक्टर को देता है। लेकिन मजदूर अगर इंस्पेक्टर के कंप्लेंट करने के बाद भी इंस्पेक्टर उस पर ध्यान नहीं देता है, तो वो क्या एपेलेट अथॉरिटी होती है, एपेलेट अथॉरिटी के पास उस चीज को जाता है और वो बताता है कि देखिए हमने अपने कंप्लेंट किया था, हमने अपनी शिकायत किया था, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके नाते हमको परेशानी उठानी पड़ रही है या हमारे सहकर्मियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इस स्थिति में इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक्शन लेने के बाद हमको पूरी क्षतिपूर्ति की जाए, हमको कंपनसेट किया जाए। ये एपेलेट अथॉरिटी के पास, पहले तो इंस्पेक्टर के पास कंप्लेन करिए, इंस्पेक्टर उस चीज को ले जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के पास, चीफ इंस्पेक्टर के यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो आप वहां पर एक एपेलेट अथॉरिटी होती है जिसके पास जाइए और वो पूरी तरह से आपकी समस्याओं का निराकरण और निदान करेगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े और इतनी सारी जानकारियां साझा की। हमारे साथ अभी परमानंद पांडे जी जुड़े थे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। हम बात कर रहे थे माइंस एक्ट के बारे में और उससे जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।